हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग आपके लिए CHSL और रेलवे की क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। CHSL का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है और जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग आपके लिए डेली या मोस्ट प्रोबेबली 10-10 क्वेश्चन कराएंगे और 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने ले आएंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में प्रैक्टिस होती रहेगी और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए CHSL या रेलवे के लिए आप फिर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे ऐप में MPSI और MP कांस्टेबल का बैच चल रहा है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज 17.5, एडिंग अ न्यू ऑब्जर्वेशन विच वैल्यू इज 20, व्हाट विल बी द मीन। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। ऑप्शन है 18, 19, 17.5, 18.5 ना। अब देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। बेटा देखो, 4 ऑब्जर्वेशन है ना, 4 ऑब्जर्वेशन है। तो 4 ऑब्जर्वेशन का माध्य का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो पहले इन चारों का हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। इन चारों ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल लेते हैं, टोटल। और बेटा देखो, कभी भी एवरेज को टोटल बदलना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी इन चारों का एवरेज है उसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 70, ठीक है। इसका मतलब 4 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। कह रहे एक नया ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड कर दिया जाता है। जब नया ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड कर दिया जाता है इसका मतलब अब 5 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। तो उन 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना होगा, 70 में 20 ऐड कर दो, सॉरी 70 में 20, क्योंकि नया ऑब्जर्वेशन 20 का है ना। 70 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है नया माध्य क्या होगा, न्यू एवरेज हमसे पूछ रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज निकालना बहुत आसान है। इन 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल 90 है और मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो 90/5 क्या हो गया, 18। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान बताना है। कह रहा है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो, मैंने आपसे अभी का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, CHSL और रेलवे के लिए मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें हर एक चैप्टर के मैं क्वेश्चन रैंडमली उठा लूंगा, ठीक है। क्लियर है। हाँ, कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। अब सुनो मेरे भाई, यहाँ पे ये बताओ, इसका मान बताना है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखते हैं, इसको 1/, इसको sin/cos लिखते हैं। बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो, मैंने जैसे कि अभी आपको ऐप में जब मैं पढ़ा रहा था तो ज्योमेट्री में मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया था, नहीं सिखाया था। तो बेटा जैसे ज्योमेट्री में वैल्यू पुट कर सकते हैं वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सब जगह थीटा दिया हुआ है और थीटा दिया तो थीटा तो मैं कुछ भी मान सकता हूं ना। तो बेटा थीटा की वैल्यू ऐसी मानना जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी क्या मानेंगे, 0 से 90 के बीच मानना, या तो 0 या तो 30 या तो 45 या तो 60 या तो 90। आइए पहले 0 रख के देखते हैं। अच्छा, थीटा की वैल्यू रखते समय ये इस बात का ख्याल रखना कि कोई चीज इनफाइनाइट की तरफ ना जाए। कहाँ ना जाए बेटा, इनफाइनाइट ना जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो थीटा की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो सेक 0 डिग्री, मान लो बेटा मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं, 0 डिग्री रख दूं, तो बताओ सेक 0 डिग्री तो 1 होता, क्योंकि cos 0 1 होता, तो सेक 0 भी क्या होगा, 1 होगा। साइन 0 तो 0 ही होता है, सेक 0 1 होगा, टेन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री वैल्यू रखने पे हमारे कोई भी क्वेश्चन इनफाइनाइट तरफ नहीं जा रहा है, तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं, 0। तो जैसे ही रखूंगा तो क्या होगा, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री 1 माइनस साइन 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री, है ना बेटा। तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 माइनस साइन 0 डिग्री 0 होगा, सेक 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 माइनस 0 1 होगा, 1 1 जा 1 और ये 1 1 जा,
तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कह रहा है इसके फैक्टर करके बताने कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है x + 1, x + 1, x + 3, x + 5, x + 7 और -9 ना, इसके कह रहा है कि हमें फैक्टर करके बताने कि इसके फैक्टर क्या होंगे। क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पेयर बनाया करो। जैसे देखो, 1 में 7 जोड़ो 8 आ रहा और 3 में 5 जोड़ो 8 आ रहा, इसका मतलब पेयर किसका इसका बनेगा, इसका और इसका बनेगा और इसका और इसका बनेगा। तो पहले मैं इन दोनों को पास ले आता हूँ, x + 1, x + 7 को मैं पास ले आया ना, x + 3, मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेटा 2 टुकड़े करने, फैक्टर का मतलब है इस इक्वेशन के 2 टुकड़े करने। सुनो, x + 3 है, x + 5 है और ये क्या है, -9 है। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x × x, x² हो गया, यहाँ 7x + x करो कितना आएगा, 8x आएगा प्लस 7 आएगा ना। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लो, x × x, x² हो गया प्लस 5x + 3x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा प्लस 5 क्या हो गया, 15 हो गया, -9। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो x² + 8x, इसमें भी x² + 8x इसमें भी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, x² + 8x को क्या मान लूँगा, y मान लूँगा। क्या मान लूँगा बेटा, y मान लूँगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब बेटा मैं y मान लूँगा इसको, तो बताओ ये क्या हो गया, y + 7 ना, और ये क्या हो गया, y + 15, y + 15 -9 ना, -9 और इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या 0 नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। y + 7, y + 15 -9 हो गया। क्लियर है? अब इसको ब्रैकेट को देखो, x² + 8x इसमें भी था, इसमें भी था, तो इसको वैल्यू क्या मान ली, y मान ली। इसको ओपन कर दो, y को y से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, y² आएगा प्लस 15y 7y, 15 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 22y आएगा ना, प्लस 15 × 7 105 और -9। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, y² + 22y और 105 में से 9 माइनस कर लो, 105 में से 9 माइनस करो कितना आएगा, 96 आएगा। कितना आएगा, 96। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, नीचे यहाँ दिख रहा है ना सर, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या होगा, y² + 16 × 6 = 96 होता है, 16y + 6y और प्लस कितना, 96 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें से अब अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूँ, y कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, y + 16 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, 6 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, y + 16 बचेगा ना। ठीक है, y + 16 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, y + 16 और y + 6, यही तो होगा भाई। यहाँ पे y + 16 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, y + 6 बचेगा ना। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस y की वैल्यू अब क्या पुट कर दो, x² + 8x, तो x² + 8x + 16 और x² + 8x + 6 ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x² + 8x + 6। देखिए +16 वाला है नहीं, अगर +16 होता तो वह आंसर होता। क्लियर है? मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको 1 और 7 वाले को, 3 और 5 वाले को। ठीक है, उसके बाद ये दो सेम आ गए, इसको y मान लिया है, फिर इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सॉरी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1.75 सेंटीमीटर के व्यास वाली 2 मिलीमीटर मोटापे की कितनी चांदी के सिक्कों को 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के आयामों के घनाभ के लिए पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ मुझे कॉइन्स बताने, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। ठीक है, देखो आपको जो बनाना है वो
ये बनाना है, ठीक है, आयामों के घनाभ बनाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बनाना क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड किससे बनाना है, ये जो 1.7 सेंटीमीटर के व्यास और 2 मिलीमीटर मोटापा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक सिक्के के बारे में जानकारी दी जा रही, लिखा हुआ है ना 1.75 सेंटीमीटर के व्यास 2 मिलीमीटर मोटापे के कितने चांदी के सिक्के, इसका मतलब ये एक की डायमेंशन दी जा रही है और पूछा जा रहा है कितने चांदी के सिक्के, ठीक है। तो जब भी बेटा इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, जो भी बनाना हुआ करे, जैसे घनाभ बनाना ना, इन सबसे घनाभ के आयतन को, जो भी आपका सिक्के का आयतन है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब घनाभ का आयतन अगर मैं कहूँ तो घनाभ का आयतन बेटा क्या होता है, LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन भाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, क्लियर है सबको, ये नहीं होता है क्या भाई, यही तो होता है मेरे ख्याल से। घनाभ के आयतन में से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई भी है 3.5 ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखो ऊपर सब जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई। अब आप ये बताओ कि जो सिक्का होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है कि नहीं होता है, किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और सिक्का सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो πr² हो जाता है। तो पाई की जगह तो 22/7 रख लो ना, आर की जगह देखो ये व्यास है, अगर ये 1.75 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका रेडियस क्या होगा, 1.75/2 होगा, r² ना। और h कितना, h 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से क्या दे दो, भाग दे दो, किससे भाग दे दो, 10 से, ठीक है। क्यों 10 से भाग दिया गया, इसके लिए भी सुन लो। देखो 1 मीटर में बेटा होता 1000 मिलीमीटर, ठीक है, होता है, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 1000 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए यहाँ पे 10 से क्या दे दिया गया, भाग, क्लियर है, ठीक है। इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आइए कर ही लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 55 आ जाएगा, इंटू 3.5 ना, और 7 को ऊपर उठा ले जाओ ना, ये जो नीचे 7 है बेटा इसको ऊपर उठा ले गए, 2 का स्क्वायर 4 भी ऊपर उठा ले जाओ और 10 को भी ऊपर उठा ले जाओ ना, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 है ना, और इंटू 2 हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो घर में बैठ के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 400, क्लियर है। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए, 4 है, इसको काट पीट तो लो ही गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आसानी है लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन में देखिए क्या रह रहा है, अ मेटेलिक स्फीयर इज मेल्टेड एंड इज कास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर ना, मतलब जो सिलेंडर की रेडियस है, और जो स्फीयर की रेडियस है वो आपस में क्या है, बराबर है। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है एक धात्विक गोले को पिघलाया जाता है एवं उसको एक ठोस सिलेंडर में बदल दिया जाता है, ठीक है। देखो कभी भी पिघलाने की बात आए तो समझ जाना जो धात्विक गोले का आयतन होगा वो सिलेंडर के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ धात्विक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जो सिलेंडर होता है उसका आयतन क्या होता है, उसको एक सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, ये r² से ये कट जाएगा क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए मैंने काट दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ गया, 3h/4 समथिंग ऐसा आएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 4/3r, ये भी तो कह सकता हूँ, क्लियर है। h बराबर क्या आ गया, 4 भाई
क्योंकि कह रहा है ना कि गोले को पिघलाया जाता है उसको सिलेंडर में, तो गोले का आयतन सिलेंडर के आयतन के क्या होगा बराबर, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर क्या क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर, ठीक है। तो आप देखो तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर, तो एच बराबर क्या आ गया 4/3 आर आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है सिलेंडर के आधार की त्रिज्या गोले के आधार त्रिज्या बराबर है, तो कह रहा है गोले के सतही क्षेत्रफल से सिलेंडर के सतही क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब जो स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर के सरफेस एरिया से सिलेंडर के सरफेस एरिया का मुझे क्या बताना है, रेशियो बताना है ना। ठीक है, तो बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना। ठीक है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर ना। ये बेटा केवल मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना। तो बताओ पाई से पाई कट गया, ये आर से आर कट गया, 2 दूना 4 हो गया ना, तो ऊपर क्या बचा 2r अपॉन एच प्लस आर, 2r अपॉन एच प्लस आर बचा ना। तो बताओ यहाँ पे h की जगह मैं 4/3r रख सकता हूँ, यहाँ पे h की जगह क्या रख सकता हूँ, h की जगह मैं 4/3r रख सकता हूँ, तो 2r तो है ही है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, चलिए इधर लिख देता हूँ, सिलेंडर का सरफेस एरिया बटे इसका ना, तो 2r तो r है ही है, h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3r, 4/3r प्लस r ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r तो है ही है, और इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, और एलसीएम लोगे तो 4r में 3r जोड़ो कितना आएगा 7r आएगा ना। r से r कट गया, 3 दूना 6, 6:7। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6:7। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, मनोज कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, he travels first half of the journey at the speed of 21 km/h and second half of the journey at the speed of 24 km/h, find the total journey। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा मनोज 10 घंटे में एक दूरी को तय करता है, वो आधी दूरी को 21 की स्पीड से तय करता है और शेष आधी दूरी को 24 की स्पीड से तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो पहले क्या करो, देखो कह रहा है मनोज आधी दूरी और फिर शेष आधी दूरी, इसका मतलब मनोज के द्वारा 2 बार में चली गई दूरी आपस में क्या है सेम है। अगर 2 बार में चली गई दूरी सेम है तो पहले एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड कैसे निकाल लो, 2s1 अपॉन s1 प्लस s2 से निकाल लो, है ना। ठीक है, तो 2 तो 2 है ही है, s1 की वैल्यू कितनी है 21 है, s2 की वैल्यू कितनी है 24 है, डिवाइडेड बाई 24 में 21 जोड़ लो कितना आएगा 4 1 5 और 2 दूना 4 45 आ जाएगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काटने 15 आएगा और 3 और 8 24, 3 पचे 15 और 3 सते 21 ना। तो यहाँ पे 8 सते 56, 56 दूना 112, 112/5 km/h मनोज की एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, और क्वेश्चन करा दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल तो 112/5 है, और समय कितना ले रहा है मनोज टोटल 10 घंटे, तो 5 दूना 10, तो 112 का दुगना कितना 224 किलोमीटर। इसका मतलब मनोज के द्वारा चली गई जो टोटल दूरी वो 224 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन CI का है, और इसमें मैं नेट इफेक्ट से इस क्वेश्चन को अभी देखिए खत्म करा दूंगा। क्वेश्चन करा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7,500 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। ₹7500 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 4% और समय 2 साल है। ठीक है, देखो बेटा कभी भी ब्याज की दर इस तरह से जैसे दी रहे और समय 2 साल दिया रहे, 2 साल दिया रहे, तो 2 साल के लिए मतलब ओवरऑल, क्योंकि ये जो 4% है ये 1 साल की ब्याज की दर है। अगर मुझे 2 साल की ब्याज की दर निकालनी है तो आप क्या किया करो कि आप इसमें 2 साल के लिए नेट इफेक्ट लगा दिया, क्योंकि 1 साल की इसको 2 साल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए नेट इफेक्ट लगा दो। कैसे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 ना। ये नेट इफेक्ट मैंने परसेंटेज बढ़ा रखा है, तो बताओ x यहाँ भी क्या रख लो 4
y की जहाँ भी क्या रख लो 4 प्लस 4 गुणे 4/100, तो 4 4 8 और 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 8.16% आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब 2 साल की ओवरऑल ब्याज की दर कितनी आ गई 8.16% आ गई। कितनी आ गई 8.16% आ गई ना। अगर 2 साल की ब्याज की दर 8.16% आ गई तो ये 8.16% 7500 के क्या होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा 8.16% इज इक्वल टू 7500। क्लियर है सबको, ठीक है। 8.16% बराबर कितना होगा 7500 होगा। क्लियर है, ठीक है। बटन वो दबा दीजिए ना, बटन दबा दीजिए तो उससे हो जाए। 8.16% बराबर 7500 होगा। तो आपसे कह रहा है क्या निकालना है आपको क्या निकालना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट और अच्छा ये अच्छा समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7500 आपका क्या है प्रिंसिपल है, 7500 बेटा क्या है प्रिंसिपल है, और आपको ब्याज निकालना है 2 साल का, तो कुछ ना करो 7500 का बस क्या कर लो 8.16% निकाल दो ना 7500 का, तो 0 0 ये कटा ना, 25 3 75, 25 चौक 100 ना, और 4 2 8 0 और 4 चौक 16, तो 3 चौक 12 का 2, ठीक है, और 3 2 6, 612 रुपये आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आंसर कितना है 600। फिर से देख लीजिए, मैंने कहा 2 साल की जब भी बात हो तो ओवरऑल 2 साल का अगर CI निकालना तो उसके लिए नेट इफेक्ट लगा लो x + y + x डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगा 8 अच्छा मान लो यहाँ ब्याज की दर अलग अलग तब भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8.16 ब्याज की दर हो गई, तो 8.16% इज इक्वल टू कितना आ गया, मतलब 7500 का 8.16% आया तो आंसर आ जाए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डेफिनिट अमाउंट इज 32/200 ऑफ टोटल प्रिंसिपल मनी, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम में बोथ आर सेम। कह रहा है एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 32/200 है, ठीक है। मतलब जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 32/200 है। इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब ये है कि 200 अगर प्रिंसिपल होगा, अगर 200 प्रिंसिपल होगा तो 32 क्या होगा बेटा उसका SI होगा। क्लियर है, ठीक है। कह रहा है ना साधारण राशि का 32/100 है, तो इसका मतलब अगर मैंने 200 रुपये जमा किए तो उसके ऊपर ब्याज कितना मिला होगा 32 मिला होगा। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है सेम है। आइए देख लेते हैं। इसमें सीधे SI बराबर PRT/100 लगा दो, SI बराबर क्या लगा दो PRT/100, आंसर आ जाएगा। देखते हैं SI कितना है 32 है, SI 32 है, प्रिंसिपल कितना है 200 है ना, रेट और टाइम आपस बराबर है डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया। 32/100 करेंगे, 32/2 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 16 बराबर R², तो R बराबर क्या आ गया 4%, ठीक है। अगर रेट 4% आ गया तो बेटा टाइम भी कितना आएगा 4 साल आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है सेम है, C ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप एंड सिस्टम से आ गया, पाइप और टंकी से आ गया। क्वेश्चन कह रहा है अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। जैसे मान लो कोई एक नल A है, वो टंकी कितने घंटे में भर सकता है बेटा 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है एक अन्य नल टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, B जो है वो 16 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। अगर ये खाली कर रहा है इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी माइनस। देखो कभी भी कोई नल टंकी को भरता तो उसकी एफिशिएंसी प्लस लेते, खाली करेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। कह रहा है दोनों एक साथ खोल दिया यार टंकी कितनी देर भर जाएगी। देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 8 घंटे और 16 घंटे दिया इसका एलसीएम ले लो। 8 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो टंकी की क्या होगी कैपेसिटी होगी। इसका मतलब टंकी कितने लीटर की होगी 16 लीटर की। तो बताओ बेटा अगर ये 16 लीटर 8 घंटे में भर रहा है तो 1 लीटर 16/8 बोले तो 2 लीटर पर आवर भर रहा होगा। भाई बताओ 8 घंटे में 16 लीटर तो 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा होगा। अच्छा ये कितना कैसे कर रहा होगा, 16 घंटे में 16 लीटर तो 1 घंटे में 1 लीटर। इसका मतलब पहला वाला नल 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मतलब ये क्या आ गई इसकी इफिशिएंसी आ गई। इस इफिशिएंसी का मतलब होता है
प्रति घंटे किया गया काम, ठीक है, एकांक समय में किया गया काम। तो बताओ ये 1 घंटे में 2 लीटर भरा और ये 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये दोनों मिल के काम करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया दोनों मिल के कितने देर में भर लेंगे, दोनों मिल के काम करें तो कितना करेंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 लीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 लीटर 1 घंटे में भर पाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिल के कितने घंटे में पूरी टंकी भर देंगे। अब बताओ कितना भरना है, भरना 16 लीटर है, कितना भरना है, टंकी तो अभी भी 16 लीटर भरना होगा, लेकिन इफिशिएंसी कितनी, 1 लीटर पर आवर। तो 16 को क्या कर दो, इफिशिएंसी से भाग दे दो, आंसर कितना आ गया, 16 घंटे। इसका मतलब टंकी 16 घंटे में क्या हो जाएगी, भर जाएगी, अगर दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए। और ये साल लास्ट क्वेश्चन भी है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ अ बेड, ये तो मैंने क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन डिस्काउंट में कराए थे ना, आइए देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज ₹9575। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। द डिफरेंस ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेड इज। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 9,575 रुपये है। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बावजूद 10% लाभ अर्जित करता है, तो बिस्तर के अंकित मूल्य और लागत मूल्य में क्या अंतर होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। हमने कहा था जब भी आपको क्वेश्चन में अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा और 10% का क्या अर्जित करा, प्रॉफिट। तो जब भी मैंने कहा था इस तरह क्वेश्चन आए तो एक तरफ लिख लेना CP और एक तरफ लिख लेना MRP, पढ़ाया था ना, ठीक है। और हमने कहा था कि 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, CP आ जाएगा, तो 100 में से 12 माइनस करो, कितना आएगा, 88 आएगा, मतलब CP कितना आ गया, 88 आ गया ना। और 100 में 10 प्रॉफिट जोड़ दो तो MRP आए, तो 100 में 10 जोड़ो, कितना आ गया, 110 आ गया, क्लियर है, ठीक है। इसको काटना हो तो काट लो, 11 8 88 या 22 से भी काट सकते हैं, 22 चौक 88, 22 पंचे 110 ना। तो CP MRP का रेशियो 4:5 आ गया। और क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 9575 है, इसका मतलब 5 की वैल्यू, ये जो अंकित मूल्य 5 है ये 5,9575 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है। तो 5 बराबर 957, तो 1 बराबर 5 से काट लो, 5 एकम 5, 4 इधर, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 25, 1915 रुपये। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1915 रुपये, क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने 10 क्वेश्चन लिए, इसी तरीके से मैं डेली आपके 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ये CHSL और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर करिए, क्योंकि मैं केवल इसमें क्वेश्चन नहीं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।